हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल में। डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर यानी आज पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस को। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ईवीएस के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है, तो सारे क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आ पाए हैं। यदि आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें इस दिए गए नंबर्स पर भेज सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पे आप हमें इसके और भी क्वेश्चन शेयर कीजिए ताकि और भी वीडियोस का एनालिसिस आपको हो पाए। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एकल परिवार से में तीव्र चलन के लिए क्या उत्तरदायी है। देखिए, ये क्वेश्चन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके सीधा आंसर आप नहीं दे सकते। इनफैक्ट यदि बिना विकल्प के यदि आंसर देना हो तो इसका आंसर नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ, इसके ऑप्शंस तो नहीं आ पाए, लेकिन एकल परिवार के लिए उत्तरदायी हमारे लिए कुछ तीन चार कारण हो सकते हैं। पहला है महंगाई का। देखिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसी प्रकार से एकल परिवार का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। दूसरा हो सकता है अन्य शहरों में रोजगार। ठीक है, रोजगार की समस्या क्या होती है कि एक शहर में ना होकर के व्यक्ति दूसरे शहर में रोजगार की तलाश में जाते हैं, उसके लिए अपनी फैमिली को भी साथ में ले जाते हैं, तो वो एक एकल परिवार का रूप ले लेता है। तीसरा होता है गृह क्लेश। देखा गया है कि संयुक्त परिवार में अक्सर गृह क्लेश की समस्याएं ज्यादा होती हैं, तो इसलिए भी एक कारण हो सकता है एकल परिवार में तीव्र चलन के लिए। तो यहाँ पर तीन चार ऑप्शन हो जाएंगे। यदि आपको इस प्रकार के ऑप्शन हमें दिए होंगे तो एक फोर्थ ऑप्शन जरूर दिया होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी, तो वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, रिश्ते का क्या आधार होता है। तो देखिए, रिलेशनशिप का जो बेस होता है, कोई भी रिलेशनशिप एक बेस पे टिका हुआ होता है। जैसे रक्त का संबंध, रक्त का संबंध में एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे भाई बहन है, ये एक ब्लड रिलेशन है, या फिर पिता पुत्र का जो संबंध है वो एक ब्लड रिलेशन है, या माँ बेटी का कह लीजिए आप। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक रक्त संबंधी रिश्ते होते हैं। एक रिश्ते आपके विवाह के आधार पे बनते हैं। दूसरा जैसे क्या होता है, पति पत्नी होता है। ठीक है, सास बहू का रिश्ता होता है, ये आपका विवाह के आधार पे बनता है। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि आपका ननद भाभी का रिश्ता होता है, ये क्या होते हैं, आपके विवाह के आधार पे बनते हैं। तीसरा एक रिश्ता और होता है जो भावनाओं के आधार पे बनते हैं रिलेशनशिप। तो देखिए, इमोशंस के आधार पर रिलेशनशिप बनते हैं, वो होते हैं आपके फ्रेंडशिप का रिश्ता। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है इसका फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती का रिश्ता। ठीक है, तो ये आपका इमोशनल ही अटैच होते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शंस में ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये तीन में से यदि कुछ दिया होगा तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खेलकूद बच्चों के विकास में किस प्रकार से सहायक होता है। तो देखिए, खेलकूद बच्चों का ना सर्वांगीण विकास करता है। बिना किसी बच्चे को खेलकूद से दूर रखे हुए आप उसका सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए उसका एक फिजिकली, जब वो खेल खेलता है तो एक मेंटली और फिजिकली दोनों ही क्या नाम है, इसके विकास पैरेलली रूप से चलते हैं। पहला आपका शारीरिक विकास हो जाएगा इसमें, जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि आपका यदि खेल उसको खेलता है तो वो उसका शारीरिक विकास सीधा हो रहा है। ठीक है, उसके फिजिकली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। दूसरा है आपका मानसिक विकास। काफी चीजें जो है वो बच्चों के माइंड में आती हैं और वो खेल से ना वो चीजें दूर हो जाती हैं। तो एक मानसिक विकास इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास भी होता है, दूसरा शारीरिक विकास तो होता ही है। तीसरा एक सामाजिक विकास होता है, बच्चे का समाजीकरण हो जाता है, सोशलाइजेशन होता है उसका तब जब वो एक ग्रुप में खेलता है। मान लीजिए वो एक क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट में उसके साथ एक पूरी टीम है। ठीक है, तो उस टीम के साथ उसको हर एक प्लान एग्जीक्यूट करना है, उसको टीम के साथ खेलना है, तो ये बच्चे का सोशलाइजेशन हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, चौथा आपका होता है ज्ञानात्मक। देखिए, उसको कहीं ना कहीं उस खेल की ना नॉलेज बढ़ जाती है कि इसमें खेल क्या रूल्स होते हैं या नियम क्या होते हैं। ठीक है, शर्तें क्या होती हैं, ये सब चीजें बच्चे को खेल के माध्यम से पता लग जाता है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक विकास होता है इसमें खेल के द्वारा, शारीरिक विकास तो होता ही है, सामाजिकरण होता है और एक नॉलेजेबल डेवलपमेंट भी सामने आता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। देखिए, अरस्तु ने 3 प्रकार की मित्रताएं बताई हैं। अरस्तु ने 3 प्रकार की मित्रताएं आपकी जो बताई हैं, उनमें तीनों ही मित्रताएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अरस्तु ने पहले कहा है कि एक होती है उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता में क्या होता है, व्यक्ति इसमें एक दूसरे को ना यूज करता है। जैसे कि किसी का किसी ए कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी,
यदि ए का व्यक्ति से काम पड़ा है तो उसको एकदम मित्र बना लेगा वो, ठीक है, सीधा ही उसको कह देगा तो कोई मेरा मित्र हो, इस प्रकार की बातें उससे करेगा कि वो एक मित्र लगेगा, ठीक है। जब ए का काम निकल जाएगा तो वो मित्रता किसी काम की नहीं रहती। इसको अरस्तु ने स्वार्थ की मित्रता भी कहा है, ठीक है। उपयोगिता की मित्रता स्वार्थ की मित्रता भी कहलाती है। एक दूसरा होता है आनंद की मित्रता। ए और बी दो फ्रेंड हैं लेकिन आपस में कोई भी स्वार्थ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये एक आनंद की मित्रता, ठीक है, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ उठते हैं, ये एक आनंद की मित्रता है, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा है कि अच्छाई की मित्रता। ये ए और बी दो यदि फ्रेंड हैं तो यदि ए को कोई समस्या है तो बी उसमें हेल्प करेगा, और यदि बी को कोई समस्या है तो ए उसमें हेल्प करेगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशलाइजेशन की हो, सामाजिक हो, या कोई भी ऐसी समस्या हो तो उसमें आपको एक दूसरे को हेल्प करने की बात इसमें कही गई है। तो इस वजह से जो तीसरी वो मित्रता मानी है इन्होंने, जो कि है अच्छाई की मित्रता, वही आपकी सर्वोत्तम मित्रता है, क्योंकि मित्रता का संबंध ही ये है, मित्रता का अर्थ ही ये है कि आप एक दूसरे की सहायता करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छाई की मित्रता इन तीनों मित्रताओं में से क्या है, सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। देखिए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन किन दिनों में अच्छा होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए अक्टूबर से लेकर के, जो सर्दियों का टाइम होता है, अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर तक ये मधुमक्खी पालन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया है। सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एकदम आपसे उससे सिलेबस से रिलेटेड आपसे सब कुछ पूछा गया है, कुछ भी आपसे सिलेबस से बाहर नहीं है। तो सारी चीजें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई हैं। बस आपको चाहिए कि जो भी चीजें हैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आप देख लेना एग्जाम देने से जाने से पहले, और दूसरा है कि अपने सिलेबस में जो भी कुछ दिया हुआ है उस चीज को आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया है, तो ये आर.एच. विटकर ने सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया है। एक क्वेश्चन आता है आपका, नागफनी यानी कैक्टस का जो पौधा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण कहां से होता है। तो कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण हमेशा तने से होता है, ठीक है। कैक्टस के पौधे में कहां से होता है, तने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं ना, उसमें आपका नाइट्रोजन नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि नाइट्रोजन होगा तो कीट भक्षी पादप उस मृदा पर नहीं पैदा हो पाएंगे, ठीक है। तो उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, तो उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। तो सीधे क्वेश्चंस आपके वन लाइनर्स जो कहूं आपके, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे पास आ पाए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके थे कूट वाले, ठीक है। तो कूट वाले में आपका 4 ऑप्शंस के साथ साथ उसमें आपका 4 कूट दिए हुए होते हैं, तो वो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस याद रखना इजी नहीं होता, इवन किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है वो सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली बता पाना एग्जाम को छोड़ करके, ठीक है। तो चीजें वही हैं जो वन लाइनर्स के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको जितने याद रहते हैं लोगों को वो मेरे को आकर के वो लिख देते हैं। यदि आपको भी इसमें से कुछ याद रहता है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे क्वेश्चंस को सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ उस क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, बाज, गिद्ध और चील अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं। रीजन क्या है, रीजन साफ है कि इनकी दृष्टि ना, इनका जो आई लेवल होता है वो आपका ह्यूमन से 4 टाइम्स अधिक होता है, ठीक है। जो मनुष्य यदि मान लीजिए 100 मीटर्स का वॉच कर सकते हैं तो ये आपका 400 मीटर्स तक का देख सकते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य 100 मीटर देखेगा तो ये आपका 400 मीटर देखेंगे। इसलिए यही कारण है कि बाज, गिद्ध और चील के अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं, क्योंकि इनके ह्यूमन का आई इंटैक्ट जो है वो आपका 4 गुना अधिक होता है ह्यूमन से। नेक्स्ट देखिएगा, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो तितली के बच्चे को कैटरपिलर नाम दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, बगुला और भैंस में क्या संबंध है। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं
एक बार उस सेट को जरूर लगा लीजिए। इवन पिछले 5 साल के सेट तो आप कर ही लीजिए, ठीक है। पिछले 5 साल के सेट में से आपको मान के चलिए कि एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, नो डाउट, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका बगुला और भैंस में ना सहजीवी का संबंध है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बगुला हमेशा भैंस के ऊपर बैठता है, ठीक है। तो बगुला और भैंस में क्या है, सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं। तो मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य जो होता है वो 3 अंगों के द्वारा होता है। पहला है फेफड़ा, जो कि आपके सांस के द्वारा, त्वचा और आपका मलाशय, ये 3 है। ये क्या करते हैं, आपका उत्सर्जन का कार्य करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो आज के 13 क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए थे। एक क्वेश्चन और है आपका जो पूछा गया था कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3 आर दिए गए हैं, 3 आर हम डिस्कस करते हैं हमेशा न्यूज में भी। तो इन आर्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले आर का मतलब होता है आपका रिड्यूस, यानी कि जितने भी संसाधन हैं हमारे, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको कम उपयोग करना, उसका कम यूज करना, ये आपका रिड्यूस कहलाता है। देन होता है आपका रिसाइकिल, जितना हमने उपयोग किया है उसको हम दोबारा उपयोग कर सकें, इसके योग्य बनाना, ठीक है। मतलब ऐसी व्यवस्था करना कि एक उपयोग की गई चीज को दोबारा उपयोग में ला सकें, इस चीज की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा होता है आपका रीयूज। पहला क्या होगा, रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करना, दूसरा रिसाइकिल, और तीसरा होता है रीयूज यानी कि यूज की गई वस्तु को दोबारा यूज कर लेना। तो ये 3 पर्यावरण को बचाने के लिए आर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये हिंदी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 14 क्वेश्चन जो मेरे को यहाँ पे मिल पाए थे ईवीएस के। बाकी आपका मैथमेटिक्स का वीडियो बहुत जल्द आएगा, मैं डिस्कस करूंगा आपसे मैथ के क्वेश्चंस भी किस प्रकार के पूछे गए हैं। यदि आपको कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस लगते हैं कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस हैं या फिर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्लीज मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन सारे आ जाएंगे मैं आपको एक मैथमेटिक्स का वीडियो भी जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।